सबसे ज्यादा भुगत रहा गरीब लोग। अब उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते क्योंकि पूरी दुनिया में है, भारत में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो उसके ऊपर हम जाते नहीं। इसको हराना है तो सोशल डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन करना है, आदेश को पालन करते हुए हम करेंगे। लेकिन बड़े दुख इस बात की है, इस महामारी आने के बाद बहुत सारे लोगों के जान अचानक चले गए। उसमें से एक हमारी जिस लॉबी के सामने हम मीटिंग कर रहे हैं वहां का मोटरमैन साहब की जान गए, गार्ड साहब की जान गए, CNW का कर्मचारी की जान गए, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ का जान गए, हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करने वाले की जान गए। ऐसा कहें तो अकाउंट्स के अंदर काम करने वाला, मिनिस्ट्रियल के अंदर काम करने वाला, कॉमर्शियल के अंदर काम करने वाला, इंजीनियरिंग के अंदर काम करने वाला, फिर चाहे RPF हो, GRP हो, और हमारी अस्पताल के अंदर काम करने वालों को भी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की जान इस महामारी के जरिए उनकी मृत्यु होने का काम हुआ। मुझे ऐसा लगता है हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले 1 मिनट उनको श्रद्धांजलि देना जरूरी है। बिल्कुल 1 मिनट श्रद्धांजलि दीजिए। ओके इसके अलावा शुरू करने के पहले और एक बात बोलना जरूरी है। देखो मैं जैसे कहा कि पुलिस के बारे में कहा, मैं हमारा जो वर्दी की जितने भी लोग हैं, RPF बोलो, पुलिस बोलो, उसके अलावा म्युनिसिपालिटी के कर्मचारी हैं, जो सफाई करने वाला जो कर्मचारी है, उसके अलावा जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके जितने भी पैरामेडिकल की स्टाफ है, ये जिस हिसाब से, और साथ साथ में मीडिया भी है, भले मीडिया हमारे पास बारे में लिखते नहीं लिखते अपनी जगह में, लेकिन मीडिया के लोग भी दिन रात कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहे, कहीं ना कहीं कुछ दिखाने के काम किए। और फिर हमारा भारतीय रेल की कर्मचारी है, खास करके इंजीनियरिंग के, रनिंग के, ऑपरेटिंग के, SND के, जो दैनंदिन काम करने वाले में जो लगे हुए कर्मचारी हैं, ये जो सारे लोग इस लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल 365 दिन वाला हिसाब से, दिन में 24 घंटे के हिसाब से बिल्कुल काम करने का काम किया। इसको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, थोड़ा सा तालियां 1 मिनट जोर से बजाइए। धन्यवाद गवर्नमेंट। हम लोग यही कर सकते हैं आज के दिन में। हम किसी के गले नहीं मिल सकता, हम किसी को खुशी से जाके कोई फूल नहीं दे सकता। हमने किसी अधिकारी नया आया तो उनको फूल देने के लिए गए, तो उनका बाहर जो खड़े थे सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा कि इसमें सैनिटाइजर मारा क्या? तो मैंने बोला कि खर्चा करके फूल हमने जबरदस्ती लिया है, फूल की खुशबू ही चले जाएगा, सैनिटाइजर मारेगा तो, क्योंकि लोग डरे हुए। तो उसमें थोड़ा सा ठीक है, हम लोग इसको हराने के लिए कुछ चीज को पालन करना भी जरूरी है। लेकिन आज ऐसे समय में भी अगस्त 9 तारीख यानी कि संडे होने के बाद, रविवार होने के बाद में भी हम लोगों को ये क्यों करना पड़ रहा? आपको मालूम है कि देश आजाद होने के पहले आजादी के लिए जो हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज लोग जो राज कर रहा था, उनको अंग्रेजों को हमारे हिंदुस्तान से भारत छोड़ो जो आंदोलन छेड़ने का काम किया, तो अगस्त 9 तारीख था। तो अगस्त 9 तारीख का एक महत्व है। इसलिए हमारा जो पूरे हिंदुस्तान की सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की नेताओं ने एक साथ में बैठ के सरकार के जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो उनकी जो नीति है, इसके विरुद्ध में यह फैसला किया। ये जो अगस्त 9, 2020 को पहले अंग्रेज लोग जो भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहा था, अंग्रेज छोड़ो आंदोलन जो अगस्त 9 तारीख को डिसाइड किए थे, तो जो भारतीय रेल को बेचने के लिए, हम रेल की कर्मचारी है, भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की जो मामला है, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी सरकारी खाता है, शायद पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो, शायद गेल हो, बेल हो, शायद LIC हो, एयर इंडिया हो, जितने भी हैं जो हमारे जो अच्छा खासा चलने वाला जो सिस्टम है, इसको प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है। इसके विरुद्ध में अगस्त 9 तारीख को इन सरकार को याद दिलाने के लिए भारत छोड़ो जो इस कहा था, जो सरकारी संस्थाओं को छोड़ो, सरकारी संस्थाओं को छोड़ो, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन करने का काम मत करो, कॉर्पोरेटाइजेशन करने का काम मत करो, हम आपको करने नहीं देंगे। हमारा डिफेंस के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसको प्राइवेटाइज करने की तैयारी में।
हमारा कोल फैक्ट्री है, हमारा जो रेल मंत्री जी है पीयूष गोयल जी कोल की कोयला मंत्री भी है, ये आप लोगों को मालूम होगा, उसको भी प्राइवेटाइज करने के चक्कर में कोई भी सरकारी खाता रखना नहीं चाहता। अभी आपको पता है इसी कोविड के काल में आपने देखा होगा, कोविड काल में किसी ने अगर इस हिंदुस्तान के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर, इस मुंबई के अंदर काम किया होगा ईमानदारी से, अपने घर के बीवी बच्चे को, माँ बाप को, घर के सदस्यों को भूलते हुए रास्ते में अगर किसी ने सेवा किया होगा तो सरकारी खाते में काम करने वालों ने किया, इसको भूलिएगा नहीं। चाहे वो हमारे भारतीय रेल की कर्मचारी हो, चाहे हमारी पुलिस की कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हमारे म्युनिसिपैलिटी की कर्मचारी हो, चाहे अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे सरकारी खाते में काम करने वाले लोगों ने सेवा किया, इसको भूलिएगा नहीं। आप कोविड के समय में कई प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकता, आप किसी को बेड नहीं मिलता, किसी के आईसीयू के बेड नहीं मिलता, लूट मार चल रही है। मैं आपको कहता हूं सेवा कहां मिलेगा? केईएम में मिलेगा, सरकारी अस्पताल में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, जितनी मेडिकल कॉलेजेस हमारी सरकार ने बना के रखे वहां आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं तो रेलवे की जो अस्पताल है, जो कल्याण के अंदर है, जो जगजीवन राम जो बॉम्बे सेंट्रल के अंदर है, जो बाइकरा के अंदर है, वहां आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं आपको कहता हूं ये ध्यान रखने की जरूरत है। आज रेल को प्राइवेटाइज करो, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारा आदरणीय अपने प्रधानमंत्री हर जगह में, हर मीटिंग में कहता है, आप लोगों के पास भी वीडियो होगा, उन्होंने कहा कि सरकारी अगर भारत रेल से अगर सबसे बात ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करता हूं, मैं करता हूं, प्रधानमंत्री करता हूं, नरेंद्र मोदी जी करता है। ऐसा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं इसको बिकने नहीं दूंगा, इसको प्राइवेटाइज होने नहीं दूंगा। ये बोल के खत्म नहीं हुआ, उतने में रेल मंत्री जो पीयूष गोयल जी है, वो रेल मंत्रालय से ऐसे ऐसे आदेश निकालते कि पूछो मत। तो हमको प्राइवेटाइजेशन उसके अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। हम लोग ऐसे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग नहीं है। ये प्राइवेटाइजेशन मतलब है क्या, इसको डिक्शनरी में देखने की जरूरत है क्या प्राइवेटाइजेशन? गाड़ी देने की बात कर रहा है, गाड़ी क्यों दे रहा है अगर पूछेगा तो सीआरपी महोदय जी मीटिंग के अंदर कहता केवल 5% गाड़ी दे रहा, तो आपको क्या तकलीफ है? अरे 5% गाड़ी दे रहा, कौन सा गाड़ी? 109 रूटों में गाड़ी दिया जाएगा, 151 गाड़ी दिया जाएगा। 109 रूट कोई आपका यहां से डाउन से बारामती वाला कोई रूट नहीं लेने वाला। हमका मुंबई से भुसावल जो पैसेंजर गाड़ी चलता है उसका रूट कोई नहीं लेने वाला, उसको रूट वही लेगा जो सबसे ज्यादा भीड़ में चलने वाली गाड़ी। हमारा जो मुंबई से लेके मड़गांव की तरफ, रत्नागिरी से लेके सावंतवाड़ी से लेके चलने वाला कोंकण गंडिया का रूट शायद वो ले लेगा, है ना। शायद हमारे यहाँ से गोरखपुर से लेके गोरखपुर जाने वाली जो गाड़ी है शायद उसका रूट ले सकता है। शायद कन्याकुमारी तरफ जाने वाला जो गाड़ी है शायद उसका रूट ले सकता है। यानी कि अच्छा खासा कमाई वाला भीड़ में चलने वाली गाड़ियों का रूट ही अगर कोई प्राइवेट पार्टी आएगा तो लेगा, उसके अलावा कोई रूट नहीं लेगा। और वो गाड़ी लेने के बाद 151 गाड़ी देने के बाद सरकार ये कहता है वो अपनी मर्जी से टिकट का भाव कर सकता है, वो अपनी मर्जी से टिकट का भाव कर सकता है। अरे मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये मीटिंग रेल कर्मचारियों के लिए नहीं, ये भारतीय रेल के अंदर प्रवास करने वाला हमारा जो गरीब यात्री है उन लोगों के लिए हम लोग रेल बचाने की बात कर रहे हैं। रेल कर्मचारी का माल का बाका कोई नहीं कर सकता, कोई औकात नहीं किसी के करने की। हम बात कर रहे हैं रेल की चलाने की। इस भारतीय रेल को सरकार की खाते में रखने की क्या जरूरत है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारा जो लोकल के अंदर चलने वाला लोकल के अंदर हमारे जो पब्लिक चलते हैं, 7.5 दिन की टिकट की भाव अगर भरेगा, महीने का सीजन टिकट मिलता है। 7.5 दिन की टिकट की भाव भरो, 1 महीने का सीजन टिकट मिलेगा। कमर्शियल में लोग खड़े, पूछो आप उनसे, 1 महीने का सीजन टिकट दिन में 50 बार आ सकता है, 50 बार जा सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जितनी बार आना आ सकता है, जितनी बार जाना जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे इसी शहर के अंदर, इसी मुंबई के अंदर, इसी महाराष्ट्र के अंदर घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक भी ये गाड़ी चलती है, लेकिन गाड़ी अंबानी साहब का है। गाड़ी है ना, एसी वाली गाड़ी है। ये वो गाड़ी में जाने के लिए प्रति किलोमीटर 4 रुपए टिकट की भाव है। मैं आपको कहता हूं हमारा प्रति किलोमीटर 18 पैसा है। प्रति किलोमीटर 18 पैसे वाली टिकट वो 100 की स्पीड पे चलती है, 6 लाइन पे चलती है, स्लो गाड़ी, फास्ट गाड़ी, फिर ट्रांस हार्बर अलग। अभी बोलता है कि हम लोग ऊपर से बना के लेके जाएंगे पनवेल तक, क्या कौन सा लाइन, क्योंकि खर्चा तो सरकार करने वाला है ना। लेकिन जो अंबानी साहब की गाड़ी है 4 रुपए में चलेगी,
लेकिन उधर कोई भी आदमी विदाउट टिकट नहीं जा सकता क्या? उधर जब तक वो सामान नहीं दिखाएगा, कार्ड नहीं दिखाएगा, तब तक वो डंडा नहीं ऊपर होएगा। जब तक डंडा ऊपर नहीं होगा तब तक अंदर घुस नहीं पाएगा। ऐसा हिसाब है उधर। कोई जा सकता क्या? नहीं जा सकता। लेकिन हमारे रेल के अंदर करीब 50 से अधिक सुविधाएं हैं, कंसेशन है, बच्चों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, अपन के लिए है, बीमार के लिए है, गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए। हमारा जो लोग डिफेंस के अंदर काम करने वाला, हमारा पुलिस के अंदर काम करने वाला, जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं उनको फर्स्ट क्लास की एसी का पास दिया जाता है। अगर आपको लगता है अगर इसको अंबानी के हाथ में चले जाए, कोई किसी को कोई कंसेशन देगा, एक आदमी को भी वो फ्री में लेके जाने का काम नहीं करेगा। वो भी छोड़ो, हमारे रेल के अंदर 50% लोग लोकल में चलता है। बहुत सारे गरीब लोग हमारे गाड़ी में आते जाते रहता है। 25% तो टिकट लेता भी नहीं, उनके परिस्थिति है भी नहीं टिकट लेने का। मैं आपको ये भी कहता हूँ, कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार टिकट चेकिंग साहब पकड़ता होगा, वो उनके भी अपनी मजबूरी है, फाइन मारता होगा। लेकिन 25% लोग विदाउट टिकट में हमारे लोकल में ट्रैवल करता है। करता कि नहीं करता? करता है। ये गरीबों की गाड़ी है। भारतीय रेल के बारे में हमने कहानी पढ़ा, किताब में पढ़ा, जहां भी भारतीय रेल की पटरी, देश आजाद होने के बाद पटरी बिछाया था अंग्रेज लोगों ने, वो अपना अपना धंधा था। लेकिन देश आजाद होने के बाद जहां कहीं भी पटरी बिछाने का काम हुआ, वहां देश की प्रगति हुआ, विकास हुआ। इसको भूलिएगा नहीं। 1992 के अंदर आप लोग उनको याद करिए, मधु दंतोदय साहब को याद करिए, आप लोग जॉर्ज फर्नांडिस साहब को याद करिए। ये 2 हस्ती अगर नहीं होता, आज कोंकण रेलवे के अंदर रेल की पटरी नहीं बनता। मैं आपको कहता हूं, आज कितने लोग याद करता मुझे पता नहीं, मैं उनको सलाम करता हूं। उन दोनों की वजह से आज कोंकण रेलवे के अंदर पटरी हुआ, कोंकण रेलवे चलने का काम हुआ। कोंकण रेलवे की पटरी बिछाने के पहले उस हमारा मानगांव से लेके उडुपी तक, मानगांव से लेके ठोकुर तक, दोनों जगह का क्या हालत था। और हमारी कोंकण रेलवे की गाड़ी 1995 से शुरू करने के बाद वहां कितने विकास हुआ, आप जाएगा तो आपको पता चलेगा। भारतीय रेल की गाड़ी जहां भी चला वहां विकास हुआ, उसमें कोई सवाल नहीं है। इसलिए भारतीय रेल को मुनाफा कमाने का संस्था समझ के अगर सरकार इसको कोई भेजने की बात है, बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूं, जब हम चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। आज मैं 2 दिन पहले मंत्री जी का एक लेटर देखा, मंत्रालय ने शाबाशी किया। CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव जो कलकत्ता में जो इंजन बनाता है, इन्होंने कहा कि जो पिछले साल में जितनी प्रोडक्शन होना था उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बना के इन्होंने उनको अवार्ड देने के काम किए। अभी उन्होंने कहा कि कोरोना कार्यकाल में भी जितना टारगेट उनको दिया गया था उससे ज्यादा लोकोमोटिव उन्होंने बनाने के काम किया, उनको दम दिया बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में है, शायद आपको याद होगा, आज से 10 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाके वहां इनॉग्रेशन करने का काम किया। जितनी आउटपुट, जितनी टारगेट दिए उससे ज्यादा हमारा रेल कर्मचारी उधर मेहनत करके कोचेस निकाल रहा है। लेकिन CRB महोदय जी ने क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो कोचेस ठीक नहीं है, हम कोचेस बाहर से लाने के लिए कोशिश करता हूं। अरे बाहर से लाने के बाद क्या करने वाले हैं आप? कितने स्पीड में गाड़ी चलाने वाले हैं? 160 किलोमीटर पे गाड़ी चलाने वाले हैं। शायद आप 1 साल के पीछे की तरफ चले जाइए, यही महाराष्ट्र के अंदर सारे अखबार के अंदर, मराठी अखबार, हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, जितने भी अखबार के अंदर फ्रंट लाइन में फोटो के साथ में छप के आया था वंदे भारत एक्सप्रेस। याद करो उसकी खूबसूरती वाला, याद करो इंजन का, गाड़ी का। उसमें लिखा था कि विदाउट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 18 कोच की गाड़ी हमारा ICF चेन्नई से बनाने का काम किया। 160 किलोमीटर की स्पीड में जाएगी ये गाड़ी में सारे सुविधा। ये रेल मंत्री जी ने सबको शाबाशी देने का काम किया। 160 किलोमीटर की गाड़ी आज दिल्ली से वाराणसी शायद चल भी रहा है। लेकिन वो एक गाड़ी बनने के बाद बाहर से उसी प्रकार की गाड़ी ले आने के लिए जितनी खर्चा होगा, उससे कम से कम 30 से 40 करोड़ कम पैसे में ICF चेन्नई के अंदर भारतीय रेल की कर्मचारी को कोच बना के देता तो हमें नहीं चाहिए। हम कहते कि कोच में और सुविधा चाहिए। जैसे कि ITF के मीटिंग के लिए कहीं जाने का मौका मिला, कहीं जापान में गए हम मीटिंग में, कहीं सियोल में गया था, साउथ कोरिया में मीटिंग में गया था, बहुत सारे जगह में मीटिंग में जाने के मौके भी हमको मिला। वहां मीटिंग में गया, हमारा जो इंग्लिश टॉयलेट है, शायद आपने देखा होगा, मैंने तो पहली बार देखा। इंग्लिश टॉयलेट भी हमने मुंबई में आने के बाद देखा, जो बोलने में हमको तो शर्म ले, हम गाँव के लोग हैं, हमको क्या मालूम। वहां जापान के अंदर जो टॉयलेट, इंग्लिश टाइप टॉयलेट है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठना, अपना कार्यक्रम करना, बटन दबाते जाना। कौन सा पानी चाहिए, कहां मारना, कैसा गर्म चाहिए कि ठंडा चाहिए, बटन लगा हुआ है, दबाते जाओ, सब बराबर होते जाएगा। हाथ को कुछ नहीं करना।
अरे उसकी बराबर में हमारे देश को मत गिनिए भाई। हमारा यहाँ यात्री है लेकिन गाड़ी नहीं है, यात्री है गाड़ी नहीं है, गाड़ी लगाने के स्कोप भी नहीं है, क्योंकि 3-3 मिनट में गाड़ी चलता है। फिर भी अगर कोई चाहता हमारे भीड़ बढ़ रहा, कोई गाड़ी बढ़ा दो, बढ़ा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास स्कोप नहीं है। अगर प्राइवेटाइज करना ही है, आप बोलता कि हम लोगों के पास सुविधा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है सरकार बोला हमने मान लिया, फिर प्राइवेटाइज क्यों कर रहा? तो बोलता कि प्राइवेटाइज करेगा तो हमको इतना पैसा मिलेगा, वो भी ठीक है मान लिया। लेकिन प्राइवेटाइज करने के बाद भाई आपको गरीबों से, हिंदुस्तान के अंदर रेल के अंदर यात्रा करने वालों से इतनी आपको मोहब्बत है, तो आप ये आदेश क्यों नहीं प्राइवेट वाले को देता? भाई जो बाहर रेल की टिकट की भाव होगा उसी भाव से इसके अंदर लोग यात्रा होगा, ये बोलने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। वो बोला नहीं, वो अपने हिसाब से किया जाएगा, भाव अपनी फ्लेक्सी रेट लगाएगा, यानी दिवाली के अंदर, क्रिसमस के अंदर अपनी मर्जी से जो रेट लगाने का काम करेगा। अरे भाई वो अगर अपनी मर्जी से अगर रेट लगा सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली गाड़ियों में 1 रुपया भी अगर बढ़ाने की हिम्मत अगर सरकार करेंगे, भारत रेल अच्छा खासा मुनाफा में आएगा, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसको वोट बैंक बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि भारत रेल को जहां चाहिए वहां दे दो, अपने गांव से दे दो, नया गाड़ी छोड़ दो, नया स्टेशन खोल दो, नया ब्रिज बना दो, नया टर्मिनस बना दो। टर्मिनस परेल के अंदर टर्मिनस चाहिए, क्यों चाहिए भाई? परेल की कारखाना बंद करो, टर्मिनस बनाओ, क्यों चाहिए परेल के अंदर टर्मिनस? तो कहता कि हमारा मुंबई के लोगों को भला होगा। अरे क्या भला होगा? हमने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, 1 बार नहीं 2 बार, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सलाम करना चाहते हो, हमको एक्नॉलेजमेंट दी, हमको चिट्ठी मिला करके, लेकिन बातचीत करने को कोई तैयार नहीं। रेल मंत्री जी को बोला बुलाओ, हमसे बात करो। 1100 करोड़ 1100 करोड़ रुपए कह सकते हैं परेल कारखाने में, अंग्रेज के जमाने में बना हुआ कारखाना है, करीब 2800 कर्मचारी वहां काम कर रहा है। वो कहते कि इसको बंद करो, बंद करना मतलब 1100 करोड़ का असेट किया भाड़ में, और इसमें टर्मिनल बना दो। क्यों भाई टर्मिनल क्यों चाहिए? मुंबई वालों के लिए। अरे मुंबई वालों को उल्टा नुकसान होगा। आज जो लालबाग परेल एरिया थोड़ा सा खुला एरिया, परेल के अंदर रेलवे की क्वार्टर से जमीन है, ग्राउंड है, उधर का टर्मिनल आ जाएगा। आज वहां रोड पे जगह नहीं है, अगर उधर टर्मिनल आ जाएगा तो परेल भी कंजेस्टेड हो जाएगा, मुंबई की हालत खराब। मैं इनसे मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, रेल मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ, परेल कारखाना किस लिए हमें बताइए? मुंबई वालों के लिए, भारत रेल के लिए, भारत रेल के पैसेंजरों के लिए, किसके लिए? अगर पैसेंजरों के लिए है, अगर कोई टर्मिनल बनाने की जरूरत है, जितने भी मध्य रेलवे की गाड़ी, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आने वाली गाड़ी, आप देखिए कल्याण के अंदर 60 से 70% जो यात्री है उतरने के काम होता है, क्योंकि हमारा जो यात्री है इनके कोई कैपेसिटी नहीं मुंबई के अंदर लेने का, रहने का, सब कल्याण के अंदर खाली होने का काम करता है। अगर आप उनके भला चाहते हैं तो वो जो टर्मिनल कल्याण के अंदर बनाने की जरूरत है, परेल के अंदर नहीं। मुंबई अंदर दुनिया के अंदर एक शहर है, 15-16 किलोमीटर के अंदर 5 टर्मिनल है, अभी 5 टर्मिनल है। मध्य रेल के अंदर मुंबई सीएसटी में टर्मिनल है, दादर में टर्मिनल है, एलटीटी में टर्मिनल है, 8 किलोमीटर में 3 टर्मिनल मध्य रेलवे के अंदर है, और उसके अंदर भी परेल में टर्मिनल चाहिए। अरे भाई बताओ किसकी भला करना चाहता है, पूछना चाहते हैं। हम डरते नहीं, हमको डराओ मत। कभी कभी आंख दिखाने का काम करता है, आंख वाक दिखा के हमको मत डराना, हम डरते वरते नहीं। मैं लाल कपड़ा पहन के जब घर से निकलता, बोल के नहीं आता वापस आएगा, कब आएगा बोल के नहीं आता। हम लोग अपने हिसाब से निकलते हैं, हमको कोई डरने का कोई सवाल नहीं है, हम लोग हुड़के-पट करने वाले लोग नहीं है, सही चीज के लिए खड़ा रहने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या चल क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखो पेट्रोल का, हमारा जो तेल है उसका भाव तो बाहर गिर रहा है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, डीजल का पेट्रोल का भाव कहां बढ़ के जा रहा है? जा रहा कि नहीं जा रहा? सब जगह में जहां से ज्यादा जगह में रिलायंस की तेल है, रेल भी रिलायंस से लेता है, 1 रुपया ज्यादा है। कोई बोलने वाला नहीं, बाहर कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। मैं किसी मंत्री संतरी की स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, स्टेटमेंट भी अच्छा खासा हम दे सकता है, लेकिन मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, उनसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। मैंने बोला बाबा साहब के, भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को मान के चलने वाले लोग हम लोग हैं, तो इसलिए मैं राजनीति इसलिए लाना नहीं चाहता। एलआईसी को प्राइवेटाइज करो, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करो। कल आपने देखा, एक दिन पहले हमारा जो पायलट 7.5 शहीद, 15 से 16 लोग, 16 से 18 लोग कल उनका मृत्यु हुआ एक्सीडेंट के अंदर, कैलिकट के अंदर, करीपुर करके केरला के अंदर। आपने देखा सबसे अच्छा पायलट, 59 साल की उनकी उम्र, उन्होंने कम से कम जेट एयरवेज यानी कि वो जो फाइट वाला जेट है, जेट एरोप्लेन है, उसको चलाने वाला पायलट,
उसके बाद में भी कई 10 साल काम किए, उसके बाद में भी 13 साल एयर इंडिया के अंदर काम किए, 10,000 से अधिक घंटा उन्होंने फ्लाई करने का काम किया। उसके बाद में भी एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ? जानबूझ के नहीं, होना था, हो गया। वो इंसान को सलाम, जितने लोगों की मृत्यु हुआ उनको हम भी श्रद्धांजलि देता, मैं आपको कहना चाहता हूँ। होना तो हो गया, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। हमारे जितने भी वर्कशॉप है, कारखाना है, इसको निगमीकरण करो। उनका कहना कि जो कोच बाहर से आएगा उसको मरम्मत भी वही करेगा। तो कोच बाहर से आएगा, कितने किलोमीटर में चलने वाला है? 160 किलोमीटर में। अरे भाई 160 किलोमीटर में चलेगा तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एमसीएफ 160 किलोमीटर में चलने वाली कोच बनाता तो क्यों, क्या तकलीफ है आपको? आईसीएफ के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस चला सकता है, वो 160 पे चल सकता है, तो बाहर से गाड़ी लाने की क्या जरूरत है? ये सोचने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूँ ऐसे हर चीजों के बारे में, हर जगह के बारे में आपको कह सकता हूँ। रेल के अंदर मेर्जा करो, केडर को आपस में लड़ाने के काम करते हैं, इंजीनियरिंग के लोगों से, ऑपरेटिंग के लोगों से, रनिंग के लोगों से, अकाउंट्स के लोगों से, मिनिस्ट्रियल के लोगों से आपस में लड़वाने का काम करते हैं। बोले कि मर्जिंग कराऊंगा, मर्जिंग कराने के बाद क्या होगा? बोले इंजीनियरिंग के लोग टीसी बन पाएंगे, इंजीनियरिंग के लोग स्टेशन मास्टर बन पाएंगे। आज भी इंजीनियरिंग के लोग टीसी भी बन रहा, स्टेशन मास्टर भी बन रहा कि नहीं बन रहा? हमने यूनियन ने बना, बन रहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बनाते रहेंगे, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल हो नहीं, आप पॉइंट्समैन बन सकता है, आप गार्ड भी बन सकता है, लड़ाई कराने के चक्कर में। लेकिन भारतीय सरकार ने, रेल सरकार ने, रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किए, वो बोला कि हमको 2022 तक मैकेनाइजेशन करने का पूरे इंजीनियरिंग के अंदर। आप सुनो बात को, हम लोगों ने ऑटोमेशन के अंदर एक फिल्म बना था, उसको लालबाग के अंदर हिंदू माता थिएटर है, उसके अंदर मैंने पूरे लोगों को लेके गया था। कुछ लोग जाके देखा होगा, कुछ देखने वाला है कि लालबाग में जाके जो ऑटोमेशन वाला ललित जोशी वाला पिक्चर देखने वाला, ललित जोशी करके पिक्चर, वो कनाडा में, अमेरिका में कम से कम 60 देशों में अवार्ड, वही रेल के अंदर मैकेनाइजेशन करना चाहता है। उनका कहना है कि मैकेनाइजेशन करने के बाद सारे मशीन आ जाएगा, मशीन आएगा तो इंजीनियर की कर्मचारी कहां जाएगा? बड़े विचार है उनका, सोचे समझे कर्मचारियों को खत्म करने के चक्कर सरकार चल रहा है। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करता, बोलने के लिए बहुत सारे इश्यूज है भाई। एक साथ में मिलकर रहना, यूनियन को मजबूत बनाना, लड़ाई के वक्त अगर मैदान में उतर के इसको अगर नहीं रोकोगे, आपके अपना जिसको प्यार करके आप पाल रहे हो, पढ़ा रहे हो अपने घर पे अपने बच्चे को, कल वो सोच रहा है कि हमको नौकरी मिलेगा कहीं रेल के अंदर, कहीं सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिलेगा, ऐसा सोच रहा बच्चे, सोच रहा आपके अपने बच्चे सोच रहा है। अगर आप लड़ाई नहीं करोगे, भारत रेल को नहीं बचाओगे, अपने बच्चा भी आपको माफ नहीं करेगा, इसको ख्याल रखना आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम जो मीटिंग कर रहे हैं हमारे लिए नहीं, हमारा अपना सेटलमेंट भी होगा, पेंशन भी होगा, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन आने वाली पीढ़ी जिनको सरकार की रेल को प्राइवेटाइजेशन की बात किया, तो सबसे पहले मैदान में बिहार के उन बच्चों ने आके स्टेशन के अंदर, पटरी के अंदर बैठने का काम किया। तारीफ करो, सलाम करो उन बच्चों को। क्यों किया उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद रेल के अंदर सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा संस्था है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए उसी लिए ट्रेनिंग लेके, घर का खेती बेच के ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। अगर भारतीय रेल बंद होगा तो हमारा क्या होगा? हमको नौकरी कहां मिलेगा? बच्चे लोगों ने पटरी के अंदर आने का काम किया। आपका बच्चा भी आपको माफ नहीं करेगा। विश्वास साहब ने बोला आपको, हमारा इंजीनियरिंग करने के बाद, सब लोग इंजीनियरिंग को बेचते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद विश्वास गवर्नमेंट ने बोला कि 15 से 20 हजार पेमेंट मिलता है लोगों को। मैं आपको कहता हूं, मैं यूनियन के ऑफिस में बैठता, बहुत सारे लोग मेरे पास आता है, एमटेक किए हुए बच्चे लोग हमारे पास आता है, वो कहता है कि 5,000 रुपया आप महीने में हमको दे दो, जो काम बोलेगा हम करने को तैयार है। हमें दुख होता है भाई, रोने आता है, बाल खड़ा हो जाता है। मैं आपको कहता हूं, जिन गरीब माता पिताओं ने अपने पूरी पूंजी लगा के बच्चों को पढ़ाने के बाद वो बच्चा पास होकर जब बाहर आता है, उसको 5,000 की नौकरी नहीं मिलता। मैं आपको कहता हूं, ठेकेदार के अंदर काम करने वाले लोग, मलबारी साहब ने कहा, इस कोविड आने के बाद सबसे ज्यादा मरण गरीब लोगों का है। हम तो रेल की कर्मचारी है, हमारे पास इतनी ताकत है, हम बैठे रहो, काम करते रहो, जितने भी कर रहा हमको तंगा मिल रहा है, सरकार दे रहा कि नहीं दे रहा? सरकार दे रहा है, लेकिन उन गरीबों को क्या काम नहीं, खाने को नहीं मिल रहा। ऐसी अवस्था में आपको कहता हूँ, सरकार कुछ भी कहो, सत्य परिस्थिति है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां कहीं भी मदद करने का मौका मिला तो हम लोग मदद करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते। सरकार, इस सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, झूठ के ऊपर झूठ कहता है। रेल मंत्री इतना झूठ बोलते हमको समझ में नहीं आता, वो क्या है, झूठ बोलता मतलब उनकी भाषा ही नहीं समझ में आता।
ये नहीं होगा, वो नहीं करने देगा, चिंता नहीं करना, वो नहीं करना, ये हो जाएगा। पहले बोला तेजस गाड़ी चलाएगा, बोला क्यों? तो यात्रियों को बोला कि देखो हवाई जहाज में कैसा वो एयर होस्टेस, क्या बोलता उसको, एयर होस्टेस कैसा वो रहता है, कपड़े उपड़े में अच्छा दिखता है, तो हम रेल के अंदर भी ऐसा एयर होस्टेस लगाएंगे। बोला काय के लिए? तो यात्री आएगा अच्छा खासा खूबसूरत रहेगा, फूल वूल देख के अंदर लेंगे। अरे कि फूल, कौन सा फूल दिया, क्या दिया पता नहीं। वो बच्चों लोग नौकरी छोड़ दिया, तंगा नहीं दे रहा सारा ठेकेदार, उसको गोली मारना चाहिए साले को। मैं बोलता हूँ तंगा नहीं मिल रहा गरीब बच्चों को, वो बच्चे लोग नौकरी छोड़ दिया। मैं कहता हूँ अगर वैसा अगर अपनी हिंदुस्तान की गरीब बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना के अगर हेयर होस्टेस जैसे रेल के अंदर लगाते हैं, रेल के अंदर स्थायी रूप में नौकरी देकर रेल के अंदर का तंगा अगर देते हैं, रेल मंत्री और पूरे मंत्रालय को हम सलाम भी करेंगे। मैं आपको कहता हूं उसको ठेके में करके 5,000 10,000 में काम मत कराइए। अभी सरकार में बैठे हुए लोग कोई कह सकता है, ये भी कह सकता है वड़ा पाव जो बेचता है वो भी नौकरी है, बोल सकता है नौकरी है भाई, वो भी गरीब आदमी है, वो भी वड़ा पाव बेच के अपनी जिंदगी जी रहे, नौकरी है, सलाम है। लेकिन कोई गरीब अपने पूंजी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर सरकार में बैठे हुए कोई ये कहेगा इसको वड़ा पाव बेचने को लगाओ वो भी नौकरी है, तो ऐसे सरकार में शर्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए उनको। इसलिए हम आपको एक मिलने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूँ एक साथ में एक स्वर में मिलने की जरूरत है। जैसा मलबारी साहब ने कहा, मैं हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संस्थाओं के अंदर मीटिंग करता हूँ हर जगह में हम कह रहे के काम करते हैं, रेल के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात होगा तो लड़ाई होगी, है ना, हम लोग लड़ाई होगी, कोई सवाल नहीं, हम डरने वाला नहीं है। हम बीच में आएंगे, आप भी तैयारी रहिएगा, आप ऐसे मत सोचिएगा हम लड़ाई में जाएगा तो गोलीबार होगा तो क्या होगा, गोली हमको लगेगा तो क्या होगा, गोली लगेगा उसमें क्या, इतना डरना है क्या? अगर गोली को डर के, और मैं आपको यह भी कहता हूं जो मारने वाला भी है उनकी अपनी ड्यूटी है। देखो सबका अपनी अपनी ड्यूटी है, ड्राइवर है, मोटरमैन साहब गाड़ी चलाता है, उनका काम गाड़ी चलाना है। कमर्शियल वाले का ड्यूटी है टिकट देना है, टिकट चेकिंग का काम है टिकट चेक करना है ना, आरपीएफ का काम है सिक्योरिटी का, सबको अपना अपना ड्यूटी निर्धारित है। तो जो सरकार ने जो ड्यूटी दी वो ड्यूटी अपने निभाना पड़ेगा, वो निभाएंगे, उसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत सरकार की भारतीय रेल को बचाने के लिए, सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए कोई लड़ाई होगी तो गोली मारने वालों का भी निशाना छुप जाएगा। मैं आपको कहता हूं क्योंकि वो भी अपना निशाना पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि मेरे भी कहीं बच्चा इसके अंदर नौकरी पे आने वाला है, तो डरिएगा नहीं। अच्छा दूसरा, कभी अगर लग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी किसको क्या मालूम, कभी भूकंप हो गया, कभी सुनामी हो गया, अभी कोरोना आने वाला किसी को मालूम था क्या? कब क्या होगा, कब क्या होगा, कौन जाएगा पता नहीं। ऐसे कुछ दो चार काम करके जाओ, पूरे लोग आपको याद करेंगे, इसलिए वो विचार के साथ भी देने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कुछ न बोलते हुए, आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति के अंदर छुट्टी होने के बाद में भी इतने सारे लोग लालम लाल हो गए, पूरा भारत रेल के अंदर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की चल रहा है, बाहर के लोगों को जेल भरो आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम सरकारी कर्मचारी हम उसमें नहीं है, हम लोग अपने विरोध दर्शाता है, नैतिक समर्थन दे रहा है, सरकार को चेतावनी दे रहा है, भाई ये सब चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हमको समझ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की बात को लेके आपको ट्विटर आईडी भी दिए, ईमेल आईडी भी दिए, पीएमओ को, रेल मिनिस्टर को, सीआरबी को, जीएसएआरएफ को, सबको भेजो, इतनी ईमेल भेजो, इतनी ट्विटर आईडी पे भेजो, ट्वीट करो, तो उनको भी लगेगा ये केवल नेताओं को नहीं, हमारी कर्मचारी को भी, साथ साथ में समाज में जो यात्री है उनको भी तकलीफ है, इसलिए इतना आ रहा है। और बाकी रह गया, समय आने पर हमारी आंदोलन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपनी स्वास्थ्य को संभालिए, अपने घर को संभालिए, घर के सदस्य को संभालिए, अपने चाहने वाले को संभालिए, अपने पहचानने वाला, जानने वाला सबको संभालिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, तभी हम लोग इस कोविड के बाद में जब मैदान में आएगा लड़ पाएगा। बीच बीच में आने की जरूरत इसलिए, अगर हम लोग घर में बैठे रहोगे, जब कोविड खत्म होकर बाहर आएगा तो भारत रेल दिखेगा नहीं, ये बिक गया होगा, अंबानी साहब का, अडानी साहब का होगा। इसलिए हमको बीच बीच में आने की जरूरत है, और मैं पूरे विश्वास है इस कोविड महामारी को बिल्कुल हम लोग हराएंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद में पूरे यूनियन के साथ में, ताकत के साथ में बढ़ाने का काम आप लोग करेंगे, और जो भी निजीकरण होगा, निगमीकरण होगा, उसके विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। कहते हुए सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हुए, गुजारिश करते हुए, भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आपके रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, जितने भी लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये सब बंद करो, निजीकरण का मामला बंद करो। हिंदुस्तान के अंदर गरीब की संख्या ज्यादा है, गरीब यात्री अपने नौकरी करने दो, गाड़ियों में आते जाते रहने दो, इसको ऊपर दुश्मनी मत करो। ये कहते हुए
आप सबको इस कार्यक्रम में आप लोग भाग लेकर ऐसी परिस्थिति में भी भाग लेकर इसको सफल बनाए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भीम। कमेंट बोलता कि विश्वास कमेंट बोलता कि पुलिस वालों को भी धन्यवाद दो। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं पुलिस वालों को ही दिया। अभी मैं बार बार देगा तो फिर हमारे कमेंट लोग बोलेंगे चमचाई करने लगता है। ऐसा भी नहीं। अरे हम तो यार, मैं काकी वर्दी वाला, आपको मालूम नहीं है तो मैं बोलता हूँ, मेरे अपनी जीवन पूरी जिंदगी काकी वर्दी में गए। मेरा बाप काकी वर्दी वाला था, मैं आज के दिन कहता हूँ, इसलिए कोई वर्दी वाले के ऊपर बोलता मेरा बाल खड़ा हो जाता। भाई मेरा जिंदगी जिया, मैं उसकी कहानी पे नहीं जाता हूँ, तो मैं वर्दी वाले को बड़ा सलाम करता हूँ। आपको मालूम नहीं मैं कितनी आदर करता है। खराब आदमी हर जगह, हमारे यूनियन में भी होगा, अपने घर में भी होगा, है ना। घर में अगर एक से ज्यादा सदस्य अगर होगा, बच्चे होगा, तो कोई खराब भी हो सकता है, तो उसको आप पूरी समाज को खराब मत करिए। तो इसलिए आप ऐसा मत बोलिए। मैं सलाम हमेशा करता हूँ, मैं सबको सलाम करता हूँ, और एक बार सलाम करते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।